सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डेवलपमेंट के बारे में जिसे रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। हुआ यहाँ क्या है कि ताइवान के स्टॉक मार्केट ने ऑफिशियली इंडियन मार्केट को ओवरटेक कर दिया है और टोटल स्टॉक मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया का 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। यहाँ आप हेडलाइन भी देख पाएंगे, ताइवान ओवरटेक्स इंडिया एज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। अब लेटेस्ट मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग ताइवान की टोटल स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन लगभग 4.95 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यूएशन गिरकर अराउंड 4.92 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आ गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ सिर्फ ताइवान का मार्केट ऊपर नहीं गया है बल्कि इंडियन मार्केट की टोटल वैल्यूएशन भी रिसेंट वीक्स में डिक्लाइन हुई है। ऑल्दो अगर आप सिर्फ रॉ नंबर्स देखें तो डिफरेंस आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा, रफली 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास का गैप देखने को मिलता है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में इवन रिलेटिवली स्मॉल वैल्यूएशन चेंजेस भी काफी सीरियसली लिए जाते हैं, क्योंकि ये चेंजेस ऑफन ये इंडिकेट करते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस किस मार्केट में ज्यादा बिल्ड हो रहा है, फ्यूचर ग्रोथ कहाँ एक्सपेक्टेड है और इंटरनेशनल कैपिटल किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि ताइवान अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और हांगकांग के पीछे है, जबकि इंडिया 6th पोजीशन पर आ गया है। और इंटरेस्टिंगली ताइवान के इस जंप के पीछे सिर्फ ग्लोबल एआई बूम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिसेंटली ताइवान में कुछ मेजर रेगुलेटरी और पॉलिसी लेवल चेंजेस भी किए गए हैं, जिनसे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक एडिशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकता है। यानी एक तरफ एआई ड्रिवन एक्साइटमेंट ऑलरेडी ताइवान के टेक सेक्टर को पुश कर रही थी और दूसरी तरफ नए रिफॉर्म्स ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल कैपिटल का अटेंशन भी ताइवान की तरफ काफी अग्रेसिवली शिफ्ट हुआ है। और ये सब एग्जैक्टली हुआ कैसे, एआई बूम का इसमें कितना रोल है और इंडियन मार्केट में जो रिसेंट वीकनेस देखने को मिल रही है उसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में और एकदम आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर देना जरूरी है, ये जिस रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं ये कंट्रीज की एक्चुअल इकोनॉमिक साइज कंपेयर नहीं करती। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया अभी भी ताइवान से काफी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। इंडिया की इकोनॉमी का साइज 4 ट्रिलियन डॉलर्स से ज्यादा है, जबकि ताइवान की टोटल इकोनॉमी रफली 977 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ताइवान इकोनॉमिकली इंडिया से बड़ा देश बन गया है। ये रैंकिंग एक्चुअली स्टॉक मार्केट्स की टोटल वैल्यूएशन को शो करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो किसी कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन सब की कंबाइंड मार्केट वैल्यू को ऐड किया जाता है और उसी से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स कलेक्टिवली उस मार्केट को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। और स्टॉक मार्केट सिर्फ आज की इकोनॉमी नहीं देखता, वो फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को भी प्राइस करता है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि किसी कंट्री की कंपनीज फ्यूचर में फास्टर ग्रोथ दिखा सकती हैं तो नेचुरली उस मार्केट की वैल्यूएशन भी रैपिडली इंक्रीज होने लगती है। और अभी ग्लोबल मार्केट्स में लार्जली वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक तरफ ताइवान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम का मैसिव बेनिफिट मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया को राइजिंग ऑयल प्राइसेस, फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से कंपैरेटिवली स्लोअर मार्केट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर हम दुनिया के टॉप स्टॉक मार्केट्स देखें बेस्ड ऑन टोटल मार्केट वैल्यूएशन तो यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी दुनिया का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है और बहुत ह्यूज मार्जिन के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है। यूएस मार्केट की टोटल वैल्यूएशन रफली 77 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। उसके बाद चाइना आता है अराउंड 15 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ, उसके बाद जापान आता है रफली 8 ट्रिलियन डॉलर्स पर और हांगकांग अराउंड 7 ट्रिलियन डॉलर्स पर। उसके बाद अब ताइवान आ गया है 5th पोजीशन पर इंडिया को ओवरटेक करके विद अराउंड 4.95 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट वैल्यूएशन। और फिर 6th पोजीशन पर है इंडिया विद रफली 4.92 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो गया हो। इंडियन मार्केट्स अभी भी ग्लोबली काफी लार्ज और इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ग्रोथ मोमेंटम कंपैरेटिवली स्लो हुआ है और फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग भी काफी इंक्रीज हुई है। मतलब बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स बेचकर अपना पैसा दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से लगभग 24 बिलियन डॉलर्स तक का कैपिटल निकाल चुके हैं। और इसका इंपैक्ट सिर्फ शेयर प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं रहता, ये इंडिया की ग्लोबल मार्केट पोजीशनिंग पर भी इफेक्ट करता है। इसीलिए एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भी इंडिया का वेट काफी कम हुआ है। एमएससीआई बेसिकली एक ग्लोबल बेंचमार्क या इंडेक्स होता है जिसमें इमर्जिंग कंपनीज के मेजर स्टॉक मार्केट्स को इंक्लूड किया जाता है। दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स और ग्लोबल एसेट मैनेजर्स इस इंडेक्स को क्लोजली फॉलो करते हैं। जितना वेट इंडिया का इस इंडेक्स में होगा उतना परसेंटेज पैसा ऑटोमेटिकली इंडिया के मार्केट्स में आ जाएगा। इसको अगर मैं एक एग्जांपल के साथ इजीली समझाऊं तो अगर कोई फंड $100 लगाता है इस इंडेक्स में और इंडिया का वेट 17% है तो $17 ऑटोमेटिकली इंडिया में आएंगे। कोई डिसीजन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस वेट के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब इंडिया का वेट गिरता है तो पैसा सीधा बाहर चला जाता है और कंट्रीज में। अब ये वेट डिसाइड कैसे होता है?
बेसिकली तीन चीज़ों से। उस कंट्री की मार्केट वैल्यू कितनी है, कितने शेयर्स फ्रीली अवेलेबल हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और उस कंट्री का मार्केट कितना एक्सेसिबल है बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने कोई बड़ी गलती नहीं की, बल्कि जब ताइवान की मार्केट एआई बूम की वजह से ऊपर गई तो ताइवान का वेट इस इंडेक्स में बढ़ गया और ऑटोमेटिकली इंडिया का वेट कम हो गया। और जब ये वेट कम होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया से निकलकर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। यही असली वजह है उन फॉरेन आउटफ्लोज के पीछे जो हम अभी देख रहे हैं। पिछले साल तक इंडिया का वेट रफली 19% के आसपास था, लेकिन अब वो गिरकर अराउंड 12% तक आ गया है। यानी इमर्जिंग मार्केट्स में जो ग्लोबल कैपिटल आ रहा है उसका पहले के कंपैरिजन में छोटा हिस्सा अब इंडिया की तरफ आ रहा है। और वो कैपिटल जा कहाँ रहा है? प्राइमरली ईस्ट एशिया के टेक्नोलॉजी हैवी मार्केट्स में, स्पेशली ताइवान और काफी हद तक साउथ कोरिया में भी। और यहीं पर एआई बूम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल आपने भी नोटिस किया होगा हर जगह एआई की ही बात हो रही है। हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में एआई इंटीग्रेट करने की बात कर रही है। हर टेक कॉन्फ्रेंस में एआई, हर इन्वेस्टमेंट डिस्कशंस में एआई। और ग्लोबल मार्केट्स में भी अभी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीम लार्जली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बना हुआ है। और ताइवान इस पूरी एआई सप्लाई चेन के बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। एंड देखिए, ताइवान के राइज को समझने के लिए आपको बेसिकली सिर्फ एक कंपनी को समझना होगा, और उस कंपनी का नाम है टीएसएमसी, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अभी सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट हर मेजर ग्लोबल टेक कंपनी किसी न किसी लेवल पर टीएसएमसी पर डिपेंडेंट है। एनवीडिया को एआई चिप्स के लिए टीएसएमसी चाहिए, एप्पल को आईफोन प्रोसेसर्स के लिए टीएसएमसी चाहिए, एएमडी, क्वालकॉम, सभी टेक जायंट्स टीएसएमसी की मैन्युफैक्चरिंग पर रिलाय करते हैं। और एआई बूम ने तो टीएसएमसी की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी है, क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इनॉर्मस कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, और उस कंप्यूटिंग पावर के लिए एक्सट्रीमली एडवांस्ड चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी दुनिया में सिर्फ टीएसएमसी ही एक ऐसी कंपनी है जो लार्ज स्केल पर कटिंग एज एडवांस्ड चिप्स मैन्युफैक्चर कर पा रही है। इसी वजह से इस साल टीएमसी के स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 49% तक की रैली देखने को मिली है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि टीएसएमसी कोई स्मॉल कंपनी नहीं है, ये ऑलरेडी दुनिया की लार्जेस्ट टेक कंपनीज में से एक है। इस साइज की कंपनी में भी अगर 40 to 50% की रैली आ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ताइवान के स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ है, क्योंकि ताइवान के स्टॉक इंडेक्स में सिर्फ टीएसएमसी का वेट 42% से भी ज्यादा है। कई सोर्सेज इवन 48% तक बताते हैं। मतलब ताइवान के स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 50% टीएसएमसी ड्रिवन मार्केट बन चुका है। अगर टीएसएमसी का स्टॉक ऊपर जाता है तो पूरा ताइवानीज मार्केट भी ऊपर चला जाता है, अगर टीएसएमसी गिरता है तो पूरा मार्केट गिरता है। ये चीज अभी के लिए ताइवान की स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऑल्दो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंसंट्रेशन एक वल्नरेबिलिटी भी बन सकती है। लेकिन स्टोरी सिर्फ एआई डिमांड तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ ताइवान ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूव किया है। रिसेंटली ताइवान ने एक मेजर रेगुलेटरी चेंज अनाउंस किया है। पहले ताइवान के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फंड्स थे वे किसी एक कंपनी में लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन नए रूल्स के बाद अगर किसी कंपनी का वेट ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 10% से ज्यादा है तो डोमेस्टिक फंड्स अब उस कंपनी में पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इस रूल चेंज का सबसे बड़ा बेनिफिट किस कंपनी को मिलने वाला था? टीएसएमसी को। इसीलिए कई लोग इसको टीएसएमसी क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जिसको अभी के लिए इस रूल से फायदा होने वाला है। अब होगा क्या कि इस चेंज से लोकल ताइवानीज फंड्स को भी टीएसएमसी के शेयर बाय करने का एडिशनल स्पेस मिल जाएगा, और इस चेंज की वजह से ताइवान के मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एडिशनल इन्फ्लोज आ सकते हैं। और जब आप एआई बूम और रेगुलेटरी सपोर्ट दोनों को कंबाइन करते हैं तो समझ आता है कि ताइवान का मार्केट इतनी ज्यादा अग्रेसिवली रैली क्यों दिखा रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया एआई चिप्स के लिए टीएसएमसी पर डिपेंडेंट है, और दूसरी तरफ ताइवान खुद भी पॉलिसी लेवल पर डोमेस्टिक कैपिटल को टीएसएमसी की तरफ पुश कर रहा है। और ये कॉम्बिनेशन अभी ताइवान के स्टॉक मार्केट को मैसिव मोमेंटम दे रहा है। अब सवाल आता है कि इंडिया के साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए, शॉर्ट आंसर तो ये है कि अभी इंडियन मार्केट एक साथ मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहा है, और अनलाइक ताइवान, इंडिया के पास अभी ऐसा कोई डोमिनेंट एआई हार्डवेयर सेक्टर भी नहीं है जो इन चैलेंजेस को कंप्लीटली ऑफसेट कर सके। अगर चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे पहला चैलेंज तो है ऑयल प्राइसेस। आपको ऑलरेडी पता होगा कि रिसेंटली मिडिल ईस्ट टेंशंस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफी ज्यादा स्पाइक देखने को मिला है। और इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है, क्योंकि इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, और अपनी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 85% इंपोर्ट करते हैं हम लोग। और जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि इंडिया को ज्यादा डॉलर्स स्पेंड करने पड़ते हैं ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, और इसका इंपैक्ट मल्टीपल लेवल्स पर आता है। इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपये पर प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, और स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली इन सब चीजों की वजह से नेगेटिवली रिएक्ट करता है। दूसरा मेजर चैलेंज है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज। जैसा मैंने पहले भी बताया, इस साल फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटीज से लगभग $24 बिलियन तक का कैपिटल निकाल चुके हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सडनली इंडिया की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा उन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां उन्हें एआई बूम का डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिल रहा है। इसीलिए कैपिटल इंडिया से निकालकर ईस्ट एशियन टेक
मार्केट्स की तरफ मूव हो रहा है। और देखिए ग्लोबल मार्केट्स में ये काफी नॉर्मल बिहेवियर होता है। इन्वेस्टर जो है वो इमोशंस से नहीं रिटर्न्स पे काम करते हैं। जहां उन्हें ज्यादा ग्रोथ और प्रॉफिट्स का पोटेंशियल दिखेगा, कैपिटल नेचुरली उधर ही शिफ्ट होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैल्यूएशंस। देखिए पिछले काफी सालों तक इंडियन स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता रहा। मार्केट ऊपर जा रहा था, कंपनीज की वैल्यूएशंस भी कंटिन्यूअसली एक्सपेंसिव होती जा रही थी और इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस पर चल रहा हो और फिर नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक्सपेंसिव मार्केट्स में इन्वेस्टर्स यूजुअली परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर ग्रोथ थोड़ी भी स्लो हो, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम आए और एक्सटर्नल रिस्क इंक्रीज हो जाए तो सेलिंग का प्रेशर काफी जल्दी बिल्ड होने लगता है। और रिसेंट मंथ्स में एग्जैक्टली वही हुआ है। रुपये कंपैरेटिवली वीक हुआ, ऑयल प्राइसेस बढ़े और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज हुई। तो इन्वेस्टर्स ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्या इंडियन स्टॉक्स की वैल्यूएशंस एक्चुअली इतनी हाई होनी चाहिए जितनी पहले थी। और इसी रीअसेसमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। और इंटरेस्टिंगली काफी मार्केट एनालिस्ट भी ये पॉइंट रेस कर रहे हैं। संजीव प्रसाद ने भी रिसेंटली कहा था कि इंडिया का एआई और सेमीकंडक्टर साइकिल में एक्सपोजर काफी वीक है और ये सिचुएशन शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 1, 2 या 3 साल तक भी कंटिन्यू हो सकती है। इसी तरह एलारा सिक्योरिटीज ने भी कहा था कि इंडिया का एआई साइकिल से एक्सक्लूजन लार्जली स्ट्रक्चरल है। मतलब ये कोई ऐसी टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है जो अगले क्वार्टर में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और अगर ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस देखें तो इंडियन इंडेक्सेस इस साल रफली 8% तक डाउन साइड में रहे हैं। और अगर ईयर नेगेटिवली क्लोज होता है तो ये ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद इंडियन मार्केट का पहला एनुअल डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेवलपमेंट को देखकर हमें ये कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए कि इंडिया फेल हो रहा है या इंडिया का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्यूचर वीक पड़ रहा है। रियलिटी अभी भी ये है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, कंजप्शन बेस स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी काफी स्ट्रांग है। जो एक्चुअली चेंज हुआ है वो ग्लोबल कैपिटल एलोकेशन एनवायरनमेंट है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स उन सेक्टर्स और कंट्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं जहां एआई बूम का डायरेक्ट और इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए ताइवान और साउथ कोरिया जैसे टेक्नोलॉजी हैवी मार्केट्स मैसिव इन्फ्लोज अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हायर ऑयल प्राइसेस जैसे फैक्टर्स एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमीज को कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज में डाल रहे हैं। तो इन दोनों चीजों ने अभी मिलकर शॉर्ट टर्म में मार्केट परफॉर्मेंस का गैप क्रिएट कर दिया है। लेकिन जो समझने वाली बात यहाँ है वो ये है कि ग्लोबल कैपिटल फ्लोज हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में रैली आती है, कभी कमोडिटीज में, कभी इमर्जिंग मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हैं और कभी डिफेंसिव सेक्टर्स। आज एआई बूम डोमिनेंट थीम बना हुआ है, इसीलिए कैपिटल उस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स परमानेंटली सेम नहीं रहते। कल कोई नई टेक्नोलॉजी साइकिल आ सकती है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो सकती हैं या कैपिटल फिर किसी दूसरे सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट लेसन जरूर निकलता है, अगर इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी साइकिल्स में बिगर रोल प्ले करना चाहता है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्विसेज इनफ नहीं होंगी। इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई हार्डवेयर इकोसिस्टम में भी ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर पोजीशन बिल्ड करनी ही पड़ेगी। अब एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया फ्यूचर एआई और सेमीकंडक्टर रेस में मीनिंगफुल पोजीशन बिल्ड कर पाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी साइकिल में सिर्फ कंज्यूमर मार्केट बनकर रहेगा या खुद भी हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का मेजर हब बन पाएगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इन आने वाले चैलेंजेस को किस तरह से हैंडल करता है। और एंड में मैं आपसे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को इंडिया के दो बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई की फुल फॉर्म पता है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।